बीए स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी कि इसे प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। ये आपका को करिकुलर कोर्स है। दोस्तों, जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ने जो अनिवार्य प्रश्न पत्र दिया था उसका नाम था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसी प्रकार से जब आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया जाता है, चाहे आपका एग्ज़ाम रिटन हो। अगर आपका रिटन होना है तब भी ये ऑब्जेक्टिव ही आएगा, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। साथ ही साथ ये 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको केवल पास करना होता है, 33% मार्क्स लाना होता है। इसका मार्क्स आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और आज की ये मैराथन क्लास होगी जिसमें आप संपूर्ण सिलेबस के MCQ प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बंधु हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं बीए स्टडी सर्किल के साथ, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बीए के सभी स्टूडेंट खासकर ध्यान दें, अब आपको इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्लास प्रोवाइड होंगे और रिटन पैटर्न पर भी क्लास चलाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छी बेहतर तैयारी चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़िएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि रक्त शुद्ध करने का कार्य होता है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों हाथों का, ऑप्शन बा दिया गया है फेफड़ों का, ऑप्शन सा है आंतों का, या ऑप्शन दा दिया गया है यकृत का। तो आपको बता दें, जो रक्त शुद्धिकरण होता है मानव शरीर के किडनी में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो मानव शरीर के किडनी में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो किडनी होगा। आप लोग किडनी याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन आ जो है यहाँ पर किडनी होता तो ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर हाथों लिख गया है तो ये रॉन्ग है ऑप्शन। और आंतों में भी नहीं होता है, फेफड़ों में भी नहीं होता, यकृत में भी नहीं होता है, ठीक है। तो रक्त का शुद्धिकरण आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। मानव शरीर के किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है श्वसन क्रिया का भाग है। ऑप्शन ए दिया गया प्रश्वसन, बी दिया गया है निःश्वसन, और सा दिया गया है उपयुक्त दोनों, दा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन क्रिया का जो दो भाग है ये दोनों हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 5, ऑप्शन बी है 7, और ऑप्शन सा दिया गया है दोस्तों 9, और ऑप्शन दा दिया गया है 11। तो आपको बताना है इनमें से कि श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं। तो श्वसन अंग में दोस्तों कुल मिलाकर के लगभग 7 अंग कार्य करते हैं। लगभग कितने अंग कार्य करते हैं? 7 अंग। इसलिए ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में किसकी आवश्यकता पड़ती है। जो मानव शरीर में अशुद्ध रक्त होते हैं उनको शुद्ध करने में इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन, ऑप्शन बा दिया गया है दोस्तों नाइट्रोजन, ऑप्शन सा है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन दा दिया गया है क्या दिया गया है? मोनो ऑक्साइड। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि चौथा जो प्रश्न है रक्त को शुद्ध करने के लिए, अशुद्ध जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस क्रिया के द्वारा अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका पाचन क्रिया, बी है उत्सर्जी क्रिया, सा है आपका श्वसन क्रिया, और ऑप्शन दा दिया गया प्रजनन क्रिया। तो आपको इनमें से बताना है कि जो अशुद्ध रक्त है उसका शुद्धिकरण किस क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो शुद्धिकरण होगा दोस्तों वो श्वसन क्रिया के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रक्त जो अशुद्ध रक्त होते हैं उनका शुद्धिकरण जो होता है वो श्वसन क्रिया के द्वारा होता है। और अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में जो गैस
की आवश्यकता हमें होती है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की मदद से रक्त का क्या होता है, अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन आ है चिंता विपत्ति का, बा दिया गया दौड़ने भागने या व्यायाम करने से, और सा दिया गया है खेलने कूदने से, ऑप्शन दा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो श्वसन दर पर जो प्रभाव पड़ता है ये इन सभी फैक्टरों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि श्वसन दर पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप चिंता विपत्ति में हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी कभी घबराहट होने लगती है। अगर आप दौड़ते हैं भागते हैं तब भी आप देखते हैं श्वसन की दर क्या हो जाती है, अब बढ़ जाती है। और अगर खेलते हैं तब भी आप दौड़ते हैं या खेल कूद करते हैं तब भी आपकी श्वसन की दर में जो है प्रभाव दिखता है। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो उपयुक्त सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न ये पूछा गया आपसे कि वायु नलिका कितने सेंटीमीटर की लंबी होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया गया है 6 से 8, ऑप्शन बा दिया गया है दोस्तों 8 से 10, ऑप्शन सा है 10 से 12 और ऑप्शन ता दिया गया है 12 से 14 के बीच में। चलिए अब आपको बताना है कि वायु नालिका कितनी सेंटीमीटर की होती है। तो वायु नालिका दोस्तों कुल मिलाकर के 6 से 8 सेंटीमीटर की होती है। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अब माफ करिएगा दोस्तों 7वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सा होगा, क्योंकि जो वायु नालिका होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की, 10 से 12 सेंटीमीटर की। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 से 12 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि वायु मार्ग में आंशिक व पूर्ण रुकावट को अवरोधन कहते हैं। जो वायु मार्ग में आंशिक या पूर्ण रुकावट होती है उससे जो उसका अवरोधन होता है उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है श्वास, बा दिया गया है गति, ऑप्शन सा है निद्रा और ऑप्शन दा दिया गया है संवेग। तो वायु मार्ग में जो आंशिक व पूर्ण रुकावट को क्या कहते हैं, श्वास अवरोधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्वास अवरोधन। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आ होगा। यहाँ पर क्या आएगा, श्वास आ जाएगा कि वायु मार्ग में आंशिक व पूर्ण रुकावट को क्या कहते हैं, श्वास अवरोधन कहते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, पूछा गया है आपसे कि पानी के अंदर जब व्यक्ति की सांस क्रिया अवरुद्ध हो जाती है यानी रुक जाती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है। जैसे पानी के अंदर कोई डूब रहा हो और उसकी सांस जो होती है वो रुक जाए, ठीक है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डूबना, ऑप्शन बा दिया गया है फांसी लगाना और ऑप्शन दा दिया गया कूदना और दा दिया गया दौड़ना। तो जब पानी के अंदर कोई व्यक्ति होता है और उसकी श्वसन क्रिया जो होती है वो रुक जाती है तो उसे डूबना कहते हैं। ऑप्शन आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी आयतन के वृद्धि के फलस्वरूप फेफड़े फैल जाते हैं। किसके आयतन, माफ करिएगा, क्वेश्चन है कि किसके आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप फेफड़े फैल जाते हैं। ऑप्शन आ दिया गया हृदय और ऑप्शन बा है यकृत, ऑप्शन सा है वृष गुहा और ऑप्शन दा दिया गया है ग्रास नली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा नंबर यानी कि वृष गुहा। जब वृष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, आयतन इसका बड़ा हो जाता है यानी कि इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है तो फेफड़े जो होते हैं वो फेफड़े क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि शरीर में श्वास नली में पानी जाने पर क्या होता है। शरीर के श्वास नली में जब पानी चला जाता है तो हमें किस प्रकार से महसूस होता है। ऑप्शन ए दिया गया तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन बा है ठंडी लगती है, ऑप्शन सा है भूख लगती है और ऑप्शन दा दिया गया निद्रा आ जाती है। तो जब भी शरीर के श्वास नली में पानी चला जाएगा तब हमें क्या होगा, ठंडक लगती है। क्या लगती है दोस्तों, ठंडक लगती है। ऑप्शन बा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि किस बीमारी में, आप दिया गया दोस्तों कि किस बीमारी में गर्म पानी में नमक डालकर गलारे किए जाते हैं। ऑप्शन आ है बुखार, ऑप्शन बा दिया गया गले में सूजन होने पर, ऑप्शन सा दिया गया सर दर्द और ऑप्शन दा दिया गया हाथ पैर में दर्द। तो आप सभी लोग बताइए कि इनमें से बीमारी पूछी गई है
कि इस बीमारी में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे किए जाते हैं। तो जब गले में सूजन हो, गले में खराश हो, तब हम क्या करते हैं कि पानी में नमक डाल करके गरारे करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि गले में सूजन होने पर आशंका ज़्यादातर किस मौसम में होती है। गले में सूजन होने की आशंका सर्वप्रथम अधिकतर किस मौसम में होती है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया ठंड, ऑप्शन बा है गर्म, और ऑप्शन सा दिया गया बारिश में, उपयुक्त दिया गया दा नंबर दिया गया उपयुक्त सभी। तो जो सबसे ज़्यादा आशंका होती है वो ठंड के मौसम में होती है। ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा खराश होती है गले में, यानी ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपके गले में सूजन हो या खराश हो तो आप क्या करें कि गर्म पानी में नमक डाल करके गरारे करेंगे तो आपको ज़्यादा उचित फ़ायदा मिलेगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि गले में सूजन होने पर तकलीफ और न बढ़े इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए। ऑप्शन आ दिया गया गर्म व नरम, ऑप्शन बा दिया गया ठंड, और सा दिया गया गरिष्ठ यानी तला भुना, ऑप्शन दा दिया गया कैसा भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यानी कि नरम व गर्म। जब आपके गले में सूजन हो या तकलीफ, आप ये जानें आपके गले में खराश हो और आप चाहें कि ज़्यादा तकलीफ ये ना हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी चाहिए और थोड़ा सा मुलायम भी हो, ठीक है, यानी कि सख्त ज़्यादा ना हो। तो ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 प्रश्न है, 15वां क्वेश्चन है कि मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाइयाँ कब होती है। ऑप्शन ए दिया गया दम घुट जाने पर, ऑप्शन बा दिया गया कि गला घुटने पर, ऑप्शन सा है फांसी लगाने पर, और ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो जो मनुष्य को सांस लेने में इन सभी फैक्टरों में दिक्कत आएगी। अगर मनुष्य का दम घुटेगा तब भी इसको सांस लेने में कठिनाइयाँ होगी, फांसी लग जाएगा तब भी, और गला घुटने पर तब भी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दा इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम 16 प्रश्न जो है 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गले में श्वास यंत्र किस नलिका में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। गले में जो श्वास यंत्र है वो किस नलिका में पाया जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया गया वायु नलिका, ऑप्शन बा दिया गया है अग्रनालिका, और ऑप्शन सा है वायु व अग्रनालिका के बीच, और ऑप्शन दा दिया गया अग्रनालिका के पीछे। तो चलिए सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि जो गले में आपका स्वर यंत्र होता है वो किस नालिका में पाया जाता है। दोस्तों तो स्वर जो यंत्र होता है वो वायु नालिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वां प्रश्न है दोस्तों कि खाना खाते समय वायु नालिका को किसके द्वारा बंद कर दिया जाता है। ऑप्शन आ दिया गया है नौजिहा, ऑप्शन बा दिया गया उपजिहा, और सा दिया गया है स्वरजिहा, और ऑप्शन दा दिया गया रंध्रजिहा। तो जब खाना खाते समय वायु नालिका को किसके द्वारा बंद किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है किसके द्वारा, उपजिह्वा के द्वारा बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा, उपजिह्वा के द्वारा बंद कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न पूछा गया है कि श्वास अवरोधन का पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए, जो श्वास अवरोधन हो, श्वास यानी कि श्वास की जिससे श्वास का मरीज हो, श्वास की दिक्कत हो और वो बेहोश हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन आ दिया गया कि मुंह पर पानी की छींटे मारनी चाहिए, ऑप्शन बी दिया गया है CPR कर देना चाहिए, ऑप्शन सा दिया गया कुर्सी पर बिठाना चाहिए, या ऑप्शन दा दिया गया लिटा देना चाहिए। तो श्वसन यानी कि जो श्वास का मरीज है अगर वो बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, CPR कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है आपसे कि अस्थमा किसके कारण हो जाता है। ऑप्शन ए है एलर्जी या ठंड के कारण, ऑप्शन बा दिया गया है दोस्तों कि धूल या धुआं के कारण, ऑप्शन सा है मानसिक दबाव, और ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें अस्थमा तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अस्थमा क्या है। तो अस्थमा जिसे दमा के नाम से आप जानते हैं, जो दमा होता है, दमा जो ज़्यादातर वृद्ध व्यक्तियों में होता है, जो ज़्यादातर धूम्रपान करते हैं, और ये होता सबसे ज़्यादा किससे है, तो ये ज़्यादातर इसमें धूल या धुआं के कारण होता है। और जब किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसको सांस लेने में दिक्कतें आती हैं और ऑक्सीजन लेवल जो हो जाता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो बात करें अस्थमा, तो अस्थमा जो होता है उसका जो उसमें इस ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धूल या धुआं के कारण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि अस्थमा होने पर हमें क्या करना चाहिए। अस्थमा होने पर हमें दिक्कतें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन आ दिया गया है कि सांस लेने में कठिनाइयाँ हो जाती हैं। ऑप्शन बा दिया गया कि सांस छोड़ने में कठिनाइयाँ होती हैं या बोलने में कठिनाइयाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर दा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दा होगा, क्योंकि जब अस्थमा या दमा हो जाता है तो हमें सांस लेने में तो कठिनाइयाँ होती ही होती हैं, उसके साथ ही साथ बोलने में भी दिक्कत होती है और सांस छोड़ने में भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां जो प्रश्न है दोस्तों, वो पूछा गया है कि अस्थमा के मरीज को क्या चीज़ें होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं। ऑप्शन आ दिया गया है कि छाती में जकड़न हो जाती है। ऑप्शन बा है बेचैनी व घबराहट। ऑप्शन सा है सांस लेने में कठिनाइयाँ। ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो 21 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, यानी कि अस्थमा के मरीजों को छाती में जकड़न भी हो जाती है, जिससे जब ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा तो आपको क्या होगा, छाती में जकड़न आ जाएगा, खांसी की शिकायत हो जाएगी और बेचैनी और घबराहट होगी, शरीर एकदम से कमज़ोर हो जाएगा, सांस लेने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। चलिए अब 22वां प्रश्न है कि अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति को कहाँ बिठाना चाहिए। ऑप्शन आ दिया गया है साफ हवा वाले स्थान पर। ऑप्शन बा दिया गया धूल व धुएं में। ऑप्शन सा है तेज हवादार स्थान पर, या ऑप्शन दा दिया गया है कहीं भी बिठा देना चाहिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जिसको भी दमा की बीमारी है उसको ज़्यादातर साफ हवा वाले स्थान पर रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 23वां प्रश्न पूछा गया कि ठंड में किससे संबंधित रोग अधिक फैलता है। ऑप्शन नंबर ए है पाचन। ऑप्शन बा दिया गया श्वसन। ऑप्शन सा है रक्त और ऑप्शन दा दिया गया त्वचा। तो ठंड के मौसम में जो ज़्यादातर रोग फैलता है दोस्तों, वो श्वास से संबंधित रोग सबसे ज़्यादा दिक्कतें श्वास से होती हैं। ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि श्वसन तंत्र में किस अंग का आकार बॉक्स की भांति होता है। ऑप्शन आ दिया गया दोस्तों स्वर यंत्र। ऑप्शन बा है गला या कंठ। ऑप्शन सा दिया गया वायु नालिका और ऑप्शन दा दिया गया है फेफड़े। तो अब आपको बताना है कि श्वसन यंत्र में किस अंग का आकार एकदम बॉक्स की तरह होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का जो आकार होता है दोस्तों श्वसन यंत्र में, श्वसन यंत्र के किस अंग का, श्वसन यंत्र में स्वर यंत्र का जो आकार होता है वो बॉक्स की तरफ होता है, की तरह होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25वां प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य एक बार श्वसन क्रिया में कितने समय लेता है। ऑप्शन ए दिया गया 4 सेकंड। ऑप्शन बा दिया गया है 6 सेकंड। ऑप्शन सा है 8 सेकंड और ऑप्शन नंबर दा दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों 10 सेकंड। तो एक वयस्क व्यक्ति की बात की जाए कि वो एक बार में श्वसन क्रिया में कितने समय लेता है, तो कम से कम 4 सेकंड का समय लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार श्वास क्रिया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है, तो कम से कम ये 15 से 18 बार श्वसन क्रिया करता है। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न पूछा गया आपसे कि अनेक विजातीय तत्व भी द्वारा उत्सर्जित होते हैं। जो अनेक विजातीय तत्व होते हैं वो किसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं। क्या ऑप्शन आ दिया गया श्वसन के द्वारा, या ऑप्शन बा दिया गया पाचन के द्वारा, ऑप्शन सा उत्सर्जन और ऑप्शन दा दिया गया प्रजनन। तो इसमें प्रजनन तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर दा रॉन्ग हो जाएगा। उत्सर्जन भी नहीं होगा और पाचन भी नहीं होगा। तो जो अनेक विजातीय तत्व होते हैं वो श्वसन के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर है कि गले में सूजन या फर्टिलाइजिटिस होने पर क्या परेशानी होती है। ऑप्शन आ दिया गया है कि गले में दर्द होता है। ऑप्शन बा दिया गया कि खुजली होती है। सा है जलन, या डा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपको आंसर बताना है 28वें प्रश्न का। जब हमारे गले में सूजन या फर्टिलाइजिटिस
हो जाता है तो हमें कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो हमें इनमें से उपयुक्त सभी का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि धुआं किसका मिश्रण है? धुआं, इनमें से जो धुआं होता है वो किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन आ दिया गया गर्म कणों का, ऑप्शन बा दिया गया गैसों का, और ऑप्शन सा है उपयुक्त दोनों, दा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो धुआं होता है वो गैस और गर्म कणों दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। दोस्तों आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी छात्र हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो भी मिलते रहें। अब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, अगर आप बीएससी से संबंधित हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बीए बीकॉम के छात्र हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका इम्पॉर्टेंट जैसे कि कॉलेज की न्यूज़ हैं, आपका न्यूज़ अपडेट हो गया वो भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें जैसा कि आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र हो गया, और आपका जो भी माइनर सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सभी की क्लास अब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। 30वां प्रश्न है कि गर्म पानी के सहारे गरारे करने का क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया सूजन कम हो जाती है, ऑप्शन बा दिया गया है कि संक्रमण कम हो जाता है, ऑप्शन सा है उपयुक्त दोनों सही है, और ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त दोनों गलत है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर गर्म पानी से हम गरारे करते हैं तो हमारे जो गले में संक्रमण हो जाता है वो भी कम हो जाता है, और सूजन में भी कमी आती है, इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही हैं। ओके, चलिए आगे प्रश्न सॉल्व करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर को जितना अधिक कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को अधिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आ दिया गया कि अधिक ऊर्जा की, ऑप्शन बी दिया गया अधिक पानी की, ऑप्शन सा है विटामिन की, और ऑप्शन दा दिया गया है इनमें सभी की। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे अधिक, तो सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बा दिया गया अधिक पानी, ऑप्शन सा है अधिक विटामिन की, ऑप्शन दा दिया गया सभी। तो अगर इनमें पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है तो इन सभी की हो सकती, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछा गया कि सबसे अधिक इनमें से आप बताइए कि सबसे अधिक शरीर को कार्य करने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 32 प्रश्न है, पूछा गया कि धूम्रपान में सांस लेने में होती है, जब हम धूम्रपान करते हैं तो सांस लेने में हमें क्या दिक्कतें होती हैं, या फिर सर में दर्द व मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाती हैं? दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं तो सांस लेने में हमें क्या होती है दोस्तों? हमें ज़्यादातर सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, खांसी ज़्यादातर आने लगती हैं, और ये दिक्कतें जो होती हैं स्वयं होती हैं। अगर आप धूम्रपान करेंगे तो इन स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, इन सभी स्थितियों में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि धुएं में आँख की कार्निया में होता है। अगर धुएं में आँखों की जो कार्निया होती हैं उनमें क्या दिक्कत आती है? जलन होती है, सूजन होती है, या ऐंठन होता है, या उपयुक्त सभी? चलिए सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जब व्यक्ति धुएं में रहता है तो उसके आँखों में जलन होती है, उसके कार्निया में क्या हो जाती है? जलन पैदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 34 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि धूम्रपान या धुएं में जो सांस की कमी पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। तो धूम्रपान या धुएं में जो सांस की कमी होती है वो किसके द्वारा ज़्यादातर चोटिल हो सकती है? ऑप्शन आ दिया गया है श्वसन पथ, बा दिया गया ग्रास नली, और ऑप्शन सा है तंत्रिका तंत्र, और दा दिया गया है
कि स्नायु तंत्र। ठीक है, तो जो 34 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो श्वसन पथ होगा। ठीक है, यानी कि धूम्रपान या धुएं में सांसों की जो कमी होती है, सांसों की जो कमी हो जाती है दोस्तों, वो क्या होती है, श्वसन पथ पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे। 35वां जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है कि धुएं में त्वचा हो सकती है। ऑप्शन आ दिया गया नीले रंग की, ऑप्शन बा दिया गया है चेरी रंग की, ऑप्शन सा है उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन दा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो धुएं में जो त्वचा होती है दोस्तों ज़्यादातर काले रंग की हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सा दिया गया सही, उपयुक्त दोनों रंग की होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वायु मार्ग में धुएं के तरल पदार्थ जमा होने पर वोकल कार्ड में क्या हो सकता है। जो वोकल कार्ड होता है उसमें सूजन आ सकती है, या सूजन के साथ साथ ऐंठन आ सकती है, या फिर ऊपरी वायु के मार्ग में कसाव हो सकती है, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि वायु मार्ग में धुएं के तरल पदार्थ जमा होने पर वोकल कार्ड में क्या हो सकता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी ऐंठन भी हो सकती है, सूजन भी आ सकती है, उपयुक्त वायु में कसाव भी आ सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 37वां प्रश्न। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि गले में सूजन के लक्षण किसके आधार पर अलग हो जाते हैं। ऑप्शन आ दिया गया है दोस्तों कि वायरल इन्फेक्शन के द्वारा, ऑप्शन बा दिया गया है मित्रों, ऑप्शन नंबर बा दिया गया है कि बैक्टीरियल, ऑप्शन सा है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन दा दिया गया है दोनों में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, यानी कि गले में सूजन के लक्षण किसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो सकता है वायरल इन्फेक्शन के द्वारा भी और बैक्टीरियल के द्वारा भी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि श्वसन तंत्र के अंगों की संख्या कितनी होती है। श्वसन तंत्र के अंगों की संख्या कितनी होती है। तो श्वसन तंत्र के जो अंगों की संख्या होती है वो लगभग 7 होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु कोश की भित्ति होती है। वायु कोश की जो भित्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। ऑप्शन आ दिया गया मित्रों मोटी, ऑप्शन बा दिया गया परतदार, ऑप्शन सा है अत्यंत पतली, और ऑप्शन दा दिया गया रेशेदार। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग जवाब देंगे। 39 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा कि वायु कोश की जो भित्ति होती है वो अत्यंत क्या होती है, अत्यंत पतली होती है। 40 क्वेश्चन पूछा गया है। 40 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का रंग लाल होने का कारण क्या है। तो आप सभी इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा वो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो रुधिर का रंग होता है वो लाल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, 41वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में मानव शरीर या मानव शरीर के फेफड़ों की संख्या होती है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बा दिया गया 3, ऑप्शन सा है 4 और ऑप्शन द दिए गए 1। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य में जो फेफड़ों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 2 फेफड़े होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है आपसे कि मानव शरीर में प्रमुख श्वसनांग हैं। जो मानव शरीर के प्रमुख श्वसनांग कौन से हैं, नाक या ग्रास नली, ऑप्शन बा दिया गया वृषण गुहा, या ऑप्शन दा है फेफड़े। तो जो मानव शरीर के प्रमुख श्वसनांग हैं दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर दा, यानी कि फेफड़े। फेफड़े जो हैं वो मनुष्य शरीर के प्रमुख श्वसनांग हैं। ऑप्शन नंबर दा, फेफड़ा जो होता है वो क्या करता है, वो जो श्वास नली है वो प्रमुख होता है। ठीक है, इसमें जो आपका विभिन्न प्रकार के गैस हैं वो श्वास का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गले में सूजन एक बीमारी है, बैक्टीरियल संक्रमण या मौसमी या अनुवांशिकी। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। गले में जो सूजन होती है वो एक संक्रामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर।
44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उचित श्वसन के लिए शुद्ध वायु में लेनी चाहिए, यानी उचित श्वास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या धूल कणों से युक्त या वाष्प युक्त या ऑक्सीजन युक्त। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि उचित श्वास के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न पूछा गया है कि डूबते व्यक्ति को बचाव करते समय क्या करना चाहिए। जो डूबता व्यक्ति होता है उसको बचाव करते समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन आ दिया गया शरीर को शरीर को सिर से नीचे कर देना चाहिए, या ऑप्शन बा दिया गया है हाथ को पीछे की तरफ, या सा दिया गया है शरीर को मोड़कर, या ऑप्शन दा दिया गया है शरीर को सिरे से ऊपर कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आप सभी लोग आंसर करिए 45 नंबर क्वेश्चन का। तो 45वां जो प्रश्न है वो ऑप्शन नंबर आ इसका सही होगा कि जब भी कोई व्यक्ति का बचाव करें, डूबते व्यक्ति का बचाव करें, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका शरीर को सिर से नीचे कर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि धुएं के कारण त्वचा का रंग पड़ सकता है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बा दिया गया है पीला, ऑप्शन सा है लाल और ऑप्शन दा दिया गया है सफ़ेद। तो धुएं के कारण जो त्वचा का रंग होता है दोस्तों वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है पीला। ठीक है, धुएं के कारण ज़्यादातर त्वचा का रंग होता है वो पीला पड़ जाता है। आप देखेंगे कि जब आप धुआं निकलता जहाँ रहे वहाँ पर अगर आप हाथ रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हाथ में आपके पीले रंग का थोड़ा सा पदार्थ लग जाएगा। ठीक है, तो त्वचा का जो रंग हो जाएगा वो पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 प्रश्न पूछा गया है। 47वां प्रश्न है कि किस क्रिया में वायुमंडल की वायु को फेफड़े तक पहुंचाया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रवसन, ऑप्शन बी है नुशोषण, ऑप्शन सा सामान्य श्वसन और ऑप्शन दा दिया गया है श्वसन। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है कि किस क्रिया में वायुमंडल की जो वायु को फेफड़े द्वारा पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं 48 नंबर कि यहाँ पर डॉट दिया गया है, यानी फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है कि वृक्ष गुहा में जो फुसफुसीय गुहा के भीतर उपस्थित होते हैं, हृदय जो होता है वो वृक्ष गुहा के फुसफुसीय गुहा के भीतर उपस्थित होता है, या यकृत होता है, या वायुकोश, या दा दिया गया है फेफड़े। तो जो 48 नंबर है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, यानी जो फेफड़ा होता है वो वृक्ष गुहा में फुसफुसीय गुहा के भीतर उपस्थित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। तो आपके थर्ड यूनिट से यानी तीसरे चैप्टर से हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन के यानी आपका जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है चौथे चैप्टर का, आपका नाम है हृदय रक्त एवं परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चौथा जो आपका चैप्टर है वो हृदय रक्त एवं परिसंचरण से संबंधित है, जिसमें हम सामान्यतः देखेंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रुधिर के कार्य क्या क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ पर होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बता दें कि रुधिर के कार्य, तो रुधिर के जो कार्य होते हैं वो पहला तो कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन को दूसरा जो कार्य होता है वो पोषक तत्वों का क्या होता है, यहाँ पर पोषक तत्व का परिवहन होता है। और तीसरा जो कार्य होता है रुधिर का दोस्तों, रुधिर का जो तीसरा कार्य होता है वो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना होता है। और जो चौथा कार्य जो है दोस्तों वो है शरीर का ताप नियंत्रण करना। ये भी किसके अंतर्गत आता है, रुधिर के अंतर्गत आता है। तो रुधिर के कुल मिलाकर के कितने वर्क होते हैं, 8 प्रकार के वर्क होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि रुधिर का थक्का बनना, जिसे मैकेनिज्म आप ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। मैंने आप लोग को जूलॉजी में, माफ करिएगा, जूलॉजी में मैंने आप लोग को बताया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया था कि जो है रुधिर का थक्का क्यों नहीं बनता है, क्यों दिक्कतें आ जाती हैं, और हीमोग्लोबिन क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, और फिर आगे इसमें हम देखेंगे, इन प्रश्नों पर सॉल्व करेंगे। जो अगला टॉपिक आपका इसमें है वो है कि विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्ग,
ठीक है। फिर हमें हृदय की जो बाह्य आंतरिक संरचना होती है जिसे एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट, जिसे हृदय की बाह्य आंतरिक संरचना कहते हैं। हृदय क्या है, तो अगर आप लोग को इस थ्योरी की क्लास भी चाहते हैं, अगर आप लोग आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी थ्योरी की भी क्लास चाहते हैं कि थ्योरी की भी बता दी जाए, तो आप सभी लोग कमेंट करके में अपना क्वेश्चन डालिएगा कि आप इसकी क्लास चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसके क्लास के लिए तैयार हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि इसका एक जो है लगभग एक मैराथन क्लास हो, जहां पर मैं पूरा का पूरा फर्स्ट एड से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उनको आपको समझा सकूं। जैसे कि अब इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है रुधिर का दबाव किसे कहते हैं, या नब्ज कितने प्रकार की होती हैं। एक वर्ष के आयु में, एक वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी नब्ज होती है, हृदय स्पंदन दर कितनी होती है, तो इसकी जो हृदय स्पंदन दर होती है वो लगभग 120 मिनट प्रति मिनट होती है। अगर 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्षीय बालक में जो हृदय स्पंदन दर होगी वो 110 प्रति मिनट होगी, 110 सेकंड प्रति मिनट होगी, 110 मिनट प्रति मिनट 10 मिनट होगी, 110 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में क्या करेगा, 110 बार हृदय स्पंदन करेगा। अगर वहीं बात करें कि पौढ़ावस्था की या वयस्क की बात करें, तो वयस्क जो होता है वो इसके हृदय स्पंदन की दर कितनी होती है, 70 से 80 के बीच में होती है, ठीक है। अब उसी में आता है आपका कि सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिसे परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। और अब उसी में डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब बढ़ता है, कब घट जाता है और कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब की बात करेंगे। तो थ्योरी की क्लास की बातें हैं, थ्योरी की क्लास जब होगी तो आपको बताया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक थ्योरी की क्लास भी हो जाए जिसमें आपको मुख्य बातें बता दी जाएँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है आपकी चौथे चैप्टर से, जो आपका चौथा चैप्टर है उसका नाम क्या था, उसका नाम है हृदय रक्त एवं परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन, चलिए प्रश्न नंबर 1 है कि किसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। इनमें से किसका आकार जो होता है वो बंद मुट्ठी के आकार होता है। जो मुट्ठी होती है किसका आकार, जैसे मुट्ठी बंद नहीं होती है उसके समान किसका आकार होता है। ऑप्शन ए दिया गया है हृदय, ऑप्शन बा दिया गया मस्तिष्क, ऑप्शन सा दिया गया है सिंधिया। तो सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, फटाफट से इसका आंसर आप लोग करेंगे। आपको मिलता है 10 सेकंड। इनमें से सभी लोग का मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोग कमेंट करके इसका आंसर बता रहे हैं। सभी लोग का मैं चेक करूँगा, जल्दी से आप ही लोग सभी लोग बताइए, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा हृदय। हृदय का जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने तल होते हैं। ऑप्शन आ दिया गया है 2, ऑप्शन बा है 3, ऑप्शन सा दिया गया है 4, ऑप्शन दा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 5। तो जो मानव हृदय में तल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या 3 होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि मानव हृदय में अलग से किसका अभाव होता है। ऑप्शन ए धमनी कोड, ऑप्शन बा दिया गया है धमनी शंकु, ऑप्शन सा उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन दा दिया गया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय में जो अलग से अभाव होता है वो धमनी कोड और धमनी शंकु का होता है, इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि हृदय की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। हृदय की संरचना, ऑप्शन आ दिया गया है खोखली, ऑप्शन बा है कि शोक्काकार, और ऑप्शन सा दिया गया 4 कोष्ठीय व पेशीय, ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जा हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। हृदय की जो संरचना होती है वो खोखली आकार की भी होती है और साथ ही साथ शंकुकार भी होती है, और इसका जो 4 कोष्ठीय पेशियाँ होती हैं उनके रूप में भी होती है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। 5वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 5वां प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है दोस्तों वो लगभग
मेरे हिसाब से होता है वो 4 से 20 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा होगा। आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आ दिया गया है 2 से 5 दिन, ऑप्शन बा दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बा क्या दिया गया है, ऑप्शन बा है आपका 3 से 8 दिन, ऑप्शन सा दिया गया है 4 से 6 दिन, और ऑप्शन नंबर दा दिया गया है 5 से 9 दिन। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए प्लेटलेट्स का जीवन काल। तो जो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, वो 3 से 8 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 7वां प्रश्न है दोस्तों कि रुधिर का थक्का बनने में विशेष भाग लेता है। रुधिर का थक्का बनने में विशेष रूप से भाग कौन लेता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। 8वां प्रश्न है कि यदि 10 मिनट तक रक्त स्त्राव बंद ना हो तो पट्टी जो है वो क्या करना चाहिए। पट्टी को कसकर बांधना चाहिए या ढीली बांधना चाहिए या ना बांधें या कुछ भी ना करें। 8 नंबर प्रश्न। तो यदि अगर 10 मिनट तक रक्त स्त्राव जो है, रक्त का बहाव जो है वो बंद ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अधिक कसी हुई पट्टी बांधनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि रक्त स्त्राव होता है धमनियों से, सिरों से, दोनों से या किसी में से नहीं। तो जो रक्त स्त्राव होता है दोस्तों, रक्त का स्त्राव होता है वो दोनों से होता है, धमनियों से और सिरों से भी। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। 10वां प्रश्न है कि दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए दबाव, यानी कि दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन आ दिया गया है सिर, ऑप्शन बा है गर्दन, सा दिया गया धड़ और दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि सीने के डॉक्टर कौन सी दवा का परामर्श देते हैं। जो सीने में दर्द होती है या सीने में जलन हो जाती है, फेफड़े में पानी आ जाता है, तो जो डॉक्टर होते हैं वो किस दवा का हमें परामर्श देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बा है थ्रोम्बोलाइटिक दवाएं, ऑप्शन सा है रक्त को पतला करने की दवाएं और ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, यानी इन सभी दवाओं का परामर्श डॉक्टर देते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, स्पंडल कोशिका या उपयुक्त सभी। तो चलिए सभी लोग आंसर करेंगे 12 नंबर प्रश्न का। तो 12वें प्रश्न का जो सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। रक्त रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न ध्यान देंगे। 13वां प्रश्न है कि रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आ दिया गया है 20 से 120 दिन, ऑप्शन बा है 30 से 180 दिन, ऑप्शन सा दिया गया है 40 से लेकर के 140 दिन, या ऑप्शन दा दिया गया है 50 से लेकर के 150 दिन। तो जो रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है वो लगभग 20 से 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में किसका अभाव होता है। ऑप्शन आ है हीमोग्लोबिन, बा दिया गया केंद्रक, ऑप्शन सा है प्लीहा और ऑप्शन दा दिया गया है स्प्लीन। तो आपको बताना है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में किसका अभाव होता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसलिए जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों कि रुधिर वाहिनियों का कार्य है। रुधिर वाहिनियों का कार्य क्या होता है। ऑप्शन आ है रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, बा है ऊतकों के रुधिर को इकट्ठा करके वापस हृदय में लाना, या ऑप्शन सा है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन दा दिया गया है दोनों में से कोई नहीं। तो रुधिर वाहिनियों का जो कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है उपयुक्त दोनों। यानी कि पहला हो जाएगा रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना,
दूसरा है ऊतक के रुधिर को इकट्ठा करके वापस हृदय में लाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 16वां प्रश्न है कि सीने का दर्द होता है अत्यधिक तीव्र या हल्का हल्का या दोनों प्रकार का या दोनों में से कोई नहीं। तो जो सीने का दर्द होता है दोस्तों, जो सीने का दर्द होता है वो क्या होता है, दोनों प्रकार का होता है, हल्का हल्का और अत्यंत तीव्र भी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है कि प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु पाई जाती हैं। ऑप्शन आ है 2, ऑप्शन बा दिया गया है 3, ऑप्शन सा है 4 और ऑप्शन दा दिया गया है 5। ठीक है, तो प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। 17वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी 3। प्लाज्मा में कुल कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। 18वां प्रश्न हम देखेंगे, 18वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है कि रक्तस्राव पीड़ित व्यक्ति के किस लक्षण पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन आ है धड़कन पर, ऑप्शन बा दिया गया श्वसन क्रिया पर, ऑप्शन सा है चेतना पर, ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का यानी कि रक्तस्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है, तो उस पीड़ित व्यक्ति के हमें किस लक्षण पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें उसके ध्यान देना चाहिए धड़कन पर, उसके श्वसन क्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो सांस ले रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका चेतना यानी कि उसके शरीर में चेतना है या नहीं, या तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि गाल या जीभ से रक्तस्राव हो रहा है तो रोगी को क्या करना चाहिए। रोगी को इनमें से अगर गाल या जीभ में रक्तस्राव हो रहा है तो रोगी को इनमें से बर्फ़ को चूसना चाहिए या टॉफ़ी या इमली या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के गले या गाल या जीभ में रक्त का बहाव हो रहा है तो उसे अगर बर्फ़ दे दिया जाएगा तो उसके जो रक्त के स्राव होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर है रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होता है। ऑप्शन आ है धमनियों से, सिरों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, दोनों से। रक्तस्राव जो होता है वो दोनों से होता है, धमनियों और सिरों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे। पूछा गया है कि सीने में दर्द होने पर चिकित्सक कौन सा परामर्श देता है। ऑप्शन आ दिया गया है इको कार्डियोग्राम या सीटी स्कैन का, या ऑप्शन सा दिया गया है एंजियोग्राफी, ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए कि सबसे पहले जो कौन सा परामर्श देगा तो सीटी स्कैन का देगा। ठीक है, हालांकि 21 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगर सीने में आपके दर्द हो रहा है और अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो इनमें से सभी ऑप्शन यानी कि इको कार्डियोग्राम का भी परीक्षण कराने का वो परामर्श देगा, सीटी स्कैन का भी और एंजियोग्राफी का भी। चलिए 22 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि किसकी निर्माण दर प्रति मिनट 1.5 लाख होती है। ऑप्शन ए है रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त दोनों, ऑप्शन दा में से इनमें से कोई नहीं। तो 22वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा एक जो इनमें से लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो प्रति मिनट में 1.5 लाख होती। निर्माण जो होता है हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण प्रति मिनट में 1.5 लाख होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर पूछा गया है कि सिरा से निकला रक्त होता है गहरा लाल, चमकीला लाल, हल्का लाल या दा दिया गया है पतला लाल। तो सिर से जो खून निकलता है उसका रंग कैसा होता है, सभी लोग जल्दी से बताइए। 23वें प्रश्न, तो 23वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, हल्का लाल। 24वां प्रश्न है, इनमें दिया गया है कि रिक्त स्थान भरिए। एक खोखला पेशीय पंप होता है जो रुधिर के परिसंचरण को बनाए रखता है। मस्तिष्क, हृदय या अस्थियां, या सा दिया गया है सिंधियां। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। हृदय जो होता है वो एक खोखलीय पेशीय पंप होता है जो रुधिर के परिसंचरण को क्या करता है, बनाए रखता है। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं प्यारे मित्रों। 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के प्रति घन मिली रुधिर में प्लेटलेट्स कितनी होती है। ऑप्शन आ है 1.5 लाख, बी दिया गया है 2.5 लाख और सा दिया गया है 3.5 लाख और ऑप्शन नंबर ड दिया गया है 4.5 लाख। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के प्रति घन मिली रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो होती है लमसम 2.5 के। ऑप्शन नंबर इनमें से बा क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 26वां प्रश्न आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि रुधिराणु में जो रुधिराणु हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर होती है। एक स्थान पर होती है, विभिन्न स्थानों पर होती है, विशेष स्थान पर या प्रत्येक स्थान पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। 27वां प्रश्न ध्यान देंगे। 27वां जो प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। वो पूछा गया है कि प्रत्येक अलिंद के कितने भाग होते हैं। जो अलिंद होता है वो उसके कितने भाग होते हैं। ऑप्शन आ है 2, बा दिया गया है 3, ऑप्शन सा है 4, ऑप्शन दा दिया गया है 5। तो जो अलिंद होता है प्रत्येक अलिंद के कितने भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। प्रत्येक अलिंद के कितने भाग होते हैं दोस्तों। 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है दोस्तों कि मानव हृदय में भी शशक की भांति का अभाव होता है। ऑप्शन ए है साइनस पेरेरनम, ऑप्शन बा दिया गया सिरा कोटर, सा दिया गया अलिंद उपभाग और ऑप्शन दा दिया गया धमनी शंकु। तो मानव हृदय में भी शशक की भांति किसका अभाव होता है। तो दोस्तों ये अभाव होता है सिरा कोटर का। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। पूछा गया है कि मानव हृदय की दीवार मुख्यतः किसकी बनी होती है। शंकु धमनी की या हृदय पेशीय की या सिरा कोटर की या अलिंद उपांग की। तो मानव हृदय की जो दीवार है वो मुख्यतः हृदय पेशीय की बनी होती है। किसकी बनी होती है। हृदय पेशीय की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सही जवाब होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि दोनों निलय के बीच जो दोनों निलय होता है उनके बीच के पट को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अंतरालीय पट, ऑप्शन बी है कोरोनली साइनस, ऑप्शन सा है त्रिविलन कपाट, ऑप्शन दा दिया गया है फुसफुसीय शिराएं। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन 30वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अंतरालीय पट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का वितरण करने के लिए शरीर में किसका जाल फैला रहता है। कोशिकाओं का या संधियों का या अस्थियों का या ऑप्शन दा दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों किसी का नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि रुधिर के वितरण करने के लिए शरीर में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है। ऑप्शन आ दिया गया है आधारभूत पदार्थ, बा दिया गया हल्के पीले रंग का द्रव, सा है मैट्रिक्स बनाने का द्रव, ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। जो प्लाज्मा होता है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि प्लाज्मा जो है वो आधारभूत पदार्थ भी है, ये हल्के पीले रंग का द्रव भी होता है, ये मैट्रिक्स बनाने का द्रव है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि डॉट दिया गया कि रुधिर का अस्थायी संग्रहालय कौन सा होता है। क्या मस्तिष्क जो होता है वो रुधिर का अस्थायी संग्रहालय होता है या हृदय या यकृत या फुफ्फुस। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दा इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 34 क्वेश्चन है। पूछा गया आपसे कि रचना के आधार पर रुधिर को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऑप्शन आ है 2, 3 या 4 या 5। तो रचना के आधार पर रुधिर को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं।
तो लगभग कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों? तो हम इसको 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। रचना के आधार पर रुधिर को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर माफ करिएगा 35वां प्रश्न है, किसमें तन्वों का अभाव होता है परंतु थक्के जमते समय तन बन जाते हैं? ऑप्शन आ दिया गया मैट्रिक द्रव, बा दिया गया प्लाज्मा, ऑप्शन सा है रुधिर और ऑप्शन दा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 35वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा प्लाज्मा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया आपसे कि यहाँ पर ऑप्शन डॉट डॉट दिया गया है, हृदय के समस्त शरीर के लिए रक्त की आपूर्ति लेकर निकलती है। क्या महाधमनी जो होती है वो हृदय के समस्त शरीर के लिए रक्त का आपूर्ति लेकर निकलती है, या प्लाज्मा, या सिंधियाँ, या प्लेटलेट्स? तो चलिए सभी लोग इसका सही आंसर बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का। तो 36वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो महाधमनी हो जाएगा। महाधमनी जो होती है वो हृदय के समस्त शरीर के लिए रक्त की आपूर्ति लेकर निकलती है। अब इस चौथे चैप्टर का जो 37वां प्रश्न है वो है, मानव हृदय में अलग से धमनी कोड या धमनी शंकु होता है? ऑप्शन ए है उपलब्धता, बा दिया गया अभाव, ऑप्शन सा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन दा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय में अलग से धमनी कोड या धमनी शंकु जो होता है उसकी क्या होती है? उसकी यहाँ पर अभाव होती है। मानव हृदय में अलग से धमनी कोड या धमनी शंकु का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के हमने आपका जो चौथा चैप्टर था हृदय रक्त एवं परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक चिकित्साएं, उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आपका जो 5वां चैप्टर है दोस्तों, 5वां चैप्टर है अनिवार्य प्रश्न पत्र का जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है कि घाव व चोट से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। अब इसमें हम बात करेंगे कि घाव क्या होता है, कितने प्रकार का घाव होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनका उपचार क्या है। उसके बाद में हमें घाव के बारे में जानकारी करने के बाद इनमें जैसे गोली लग जाने से किस प्रकार का घाव होता है, या फिर हमें प्राथमिक उपचार इसका क्या करना चाहिए, अगर घाव हो जाए तो इसका प्राथमिक उपचार किस प्रकार से करेंगे। सदमा जो है अगर शॉक लग जाए आपको तो उसका उपचार किस प्रकार से करते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस यूनिट यानी 5वें चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो पाँचवें चैप्टर का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है घाव का पहला संकेत। ऑप्शन नंबर आ दिया गया जलना, ऑप्शन बा है कटना, ऑप्शन सा है ब्लीडिंग होना, ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो घाव का जो पहला संकेत है वो क्या होता है? घाव का जो पहला संकेत है दोस्तों वो क्या होता है? वो जलना। अगर घाव हो जाएगा तो पहला संकेत है कि जलन, यानी ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है घाव में संक्रमण के लक्षण। ऑप्शन आ है लालिमा, ऑप्शन बा है टेडरेनेस, ऑप्शन सा है थिक डिस्चार्ज, ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो घाव में अगर संक्रमण हो जाए तो उसका क्या लक्षण होता है? तो उसका जो लक्षण होता है उपयुक्त सभी होता है, यानी ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है कि सभी प्रकार के घाव में किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो चौथा प्रश्न है दोस्तों वो है आपका कि सभी प्रकार के घाव में किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ऑप्शन बा है आयोडीन का, ऑप्शन सा उपयुक्त दोनों और ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथा प्रश्न है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों का। घाव में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग नहीं कर सकते और ना ही आयोडीन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न है कि किसके खुला छोड़ देने पर इन्फेक्शन का दावत देना है। किसको खुला छोड़ देने पर इन्फेक्शन का दावत देना है, इन्फेक्शन बढ़ने का डर होता है। ऑप्शन आ दिया गया है अलमीरा को, ऑप्शन बा है घर को, ऑप्शन सा दिया गया रसोई को, ऑप्शन दा दिया गया है घाव को। तो अगर हम घाव को खुला छोड़ देंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का डर होता है। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा घाव। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है दोस्तों, छठवां प्रश्न सॉल्व करते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया है कि घाव होने पर
कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए? अगर हमारे शरीर में घाव हो जाता है तो हमें कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए? टिटनेस, पोलियो, बुखार या दर्द निवारक? तो हमें अगर घाव हो जाता है, अगर हमारे शरीर में घाव हो जाता है तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 7वां प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे कि घाव के प्राथमिक उपचार के लिए सफाई के बाद क्या लगाया जाता है? ऑप्शन आ है क्रीम, तेल, लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम। तो 7वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी कि घाव के प्राथमिक उपचार के बाद, सफाई के बाद हम एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों कि इमरजेंसी ब्लीडिंग के लक्षण क्या है? इमरजेंसी ब्लीडिंग अगर होती है तो उसका लक्षण क्या हो सकता है? ऑप्शन आ है शरीर का रंग हल्का पीला पड़ने लगता है। ऑप्शन बा दिया गया है सांसों की कमी महसूस होती है। ऑप्शन सा है हार्ट रेट बढ़ जाता है और ऑप्शन सा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इमरजेंसी ब्लीडिंग के लक्षण, तो इसमें इमरजेंसी ब्लीडिंग के जो लक्षण होते हैं ये उपयुक्त सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। 9 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाथ या पैर पर ब्लीडिंग होने पर अंग को क्या करना चाहिए? ऊपर उठाना चाहिए, नीचे कर लेना चाहिए, या तिरछा कर देना चाहिए, या हिलाना चाहिए? तो अगर हाथ या पैर पर ब्लीडिंग होने लगती है तो हमें उस अंग को क्या करना चाहिए? ऊपर की तरफ उठा लेना चाहिए। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्लीडिंग तेज होने पर यदि वह दबाव से ना रुके तो किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है टूर्निकेट, ऑप्शन बा है पट्टी, ऑप्शन सा है रुई, या ऑप्शन नंबर द दिया गया है किसी का नहीं। तो अगर ब्लीडिंग तेज हो जाए और वो दबाव से ना रुके तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सबसे पहले पट्टी का उपयोग करना चाहिए। अगर पट्टी का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो टूर्निकेट का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बा और ऑप्शन नंबर आ दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि घर्षण में रक्तस्राव होता है। अगर घर्षण लग जाती है तो रक्तस्राव कैसा होता है? तो आप सभी लोग ने ये महसूस भी किया होगा, आप लोग कहीं रोड पर गिर जाते हैं जहाँ से रगड़ लग जाती है आपके शरीर में, तो क्या रक्त तेजी से निकलता है या धीमा निकलता है या न्यूनतम होता है या लगातार होता है? 11 नंबर प्रश्न। चलिए तो 11वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर घर्षण में जो रक्तस्राव होता है वो न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दर्दनाक या पीड़ादायक घर्षण में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है लिकोकेन का, या ऑप्शन बा दिया गया है बेंजोकेन का, या सा है उपयुक्त सभी, या ऑप्शन नंबर ड दिया गया है दोस्तों उपयुक्त कोई नहीं। तो दर्दनाक या पीड़ादायक घर्षण में किसका प्रयोग हम करते हैं? तो 12वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि छाती का दर्द बढ़ जाता है हंसने पर, खांसने पर, छींकने पर, या उपयुक्त सभी? तो अगर सबसे ज़्यादा बढ़ने की बात करें कि छाती का दर्द कब बढ़ता है तो ये खांसने पर बढ़ता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर छाती का दर्द बढ़ना हंसने पर भी होता है। अगर हंसते हैं आप ज़्यादातर तो आप देखेंगे पेट में दर्द होने लगती है। सा है छींकने पर भी दर्द होने लगता है और खांसी आने पर भी होता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो खांसी आने पर होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि छाती की चोट में सम्मिलित है पसली का टूटना, घर्षण, फेफड़ों या दिल की क्षति, या उपयुक्त सभी? तो आपको बताना है कि छाती की चोट में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो हैं ये छाती के चोट में सम्मिलित होते हैं। अब चलिए 15वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कुंद आघात में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है। कुंद आघात में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त किसकी होती है? तिल्ली की, यकृत की, या बड़ी आंत, या छोटी आंत की? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कुंद आघात में सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त होता है वो तिल्ली होता है। 16वां प्रश्न है कि
सिर में चोट लगने का कारण है? गिरना, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा या उपयुक्त सभी। तो सिर में चोट लगने का ये सभी कारण हो सकता है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तब भी सिर में चोट लग सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी से परिचित होना आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट के अंदर की कुंद या मिमर्ज चोट किससे नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन आ है रीढ़ की हड्डी को, श्रोणियों को, दोनों को, या दोनों में से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, दोनों को। 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, पूछा गया है कि सिर की जो गंभीर चोट के लक्षण क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है तीव्र सरदर्द या चक्कर आना, बा दिया गया है जी मचलाना, घबराहट, सा है दिमागी सनसनी या भ्रम, या डा दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर दा है उपयुक्त सभी। तो सिर की जो गंभीर चोट के लक्षण हैं ये सभी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर दा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, 19वां जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि किस चोट के ठीक होने का समय अन्य चोटों की अपेक्षा कम होता है? ऑप्शन ए है छिलने वाली चोट का, फ्रैक्चर का, पसली टूटने का, या मोच आने का। 19 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मोच आने का। यानी जब हमारे शरीर में मोच आ जाती है तो सभी चोटों की अपेक्षा इस चोट की जो सही होने की होती है चांसेस वो बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि वह घर्षण जो त्वचा की सभी परतों को हटा देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आ है उभार, ऑप्शन बा दिया गया है आभार, ऑप्शन सा है थक्का, और ऑप्शन दा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो वह घर्षण जो त्वचा की सभी परतों को हटा देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे कहते हैं उभार। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बड़ी मेहनत करके आप सभी लोग के लिए मैं कंटेंट तैयार करता हूं, बिल्कुल क्लास आपको मुफ्त में दी जाती है, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे आपको पूरा PDF ये मिल जाएगा, और आंसर भी यानी इसकी आंसर शीट भी आपको दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्लास को रिवीजन कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन वो दिमाग में आ जाता है, क्योंकि एक बार तो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, और दूसरी बात है कि आप लोग भी अपने मन में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इससे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाता है, जब भी एग्जाम होता है तो आप करेक्ट आंसर का चयन कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है 21 नंबर की पेट की चोट का प्रकार है। ऑप्शन ए है कुंद का, या मर्ज का, या ऑप्शन सा है उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। तो पेट की चोट का प्रकार, पेट की चोट का जो प्रकार है उपयुक्त दोनों होता है, कुंद और मर्मग भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है कि झटका या शाक के प्रकार, अवरोधक या हृदय जनित, सा है वितरण, या ऑप्शन नंबर दे दिया है हाइपोवॉल्मिक, ठीक है। तो झटका या शाक के प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं? तो 22 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अवरोधक जो होता है वो झटका या शाक का प्रकार है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की सामान्य सी चोट अन्य अंगों की चोट से ज़्यादा गंभीर हो सकती है? ऑप्शन आ है सिर, बा दिया गया हाथ, पैर, या चेहरा। तो शरीर के किस अंग की सामान्य सी चोट जो होती है वो अन्य अंगों की चोट की अपेक्षा ज़्यादा गंभीर हो सकती है? तो वो कौन सी चोट है दोस्तों? वो सिर की चोट है। अगर आपके सर में थोड़ा सा भी चोट आ गया तो ये, अगर आपके शरीर में आपका हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका चेहरा भी बिगड़ जाता है तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके सर में चोट आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा चोट आपको इसीलिए जब आप बाइक राइडिंग करते हैं या आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का उपयोग करने के लिए कहा जाता है कि हेलमेट आप लोग पहन के रखिए, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका जो सर है, जो आपका मस्तिष्क है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मस्तिष्क के भीतर जो रक्तस्राव सिर की चोट में है वो गंभीर विषय है, सामान्य विषय है, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपके मस्तिष्क के भीतर रक्त का स्त्राव हो रहा है तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, यानी ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है कि घर्षण या खरोच की चोटें तब लगती हैं जब त्वचा के संपर्क में आती हैं। ऑप्शन है चिकनी वस्तु, बी है कांटेदार वस्तु, सा है खुरदरी वस्तु, या जमीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घर्षण या खरोच की चोट तब लगती है जब त्वचा किसके संपर्क में आती है, जब त्वचा जो दोनों के माफ करेगा ये दोनों खुरदरी वस्तु या जमीन के किससे संपर्क में आती है, तब त्वचा में क्या होता है, चोट या खरोच लगती है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 26वां प्रश्न है कि छाती की चोट का निदान किसकी जांच के, किसकी परीक्षण से किया जाता है। शारीरिक परीक्षण, एक्सरे की जांच, सीटी स्कैन, या ब्लड परीक्षण की जांच, या एमआरआई की जांच। तो छाती की चोट का निदान जो होता है दोस्तों उसमें किसकी जांच बोली जाती है, किसकी जांच के लिए कहा जाता है। तो ये सबसे पहले किया जाता है किसके लिए, वो शारीरिक परीक्षण यानी एक्सरे की जांच के लिए हमें बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है कि संक्रमण फैलने और दर्द को रोकने के लिए आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन आ है आच्छादन, बा दिया गया विच्छेदन, और सा दिया गया सही इलाज, दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, विच्छेदन, यानी संक्रमण फैलने और दर्द को रोकने के लिए आवश्यकता होती किसकी, विच्छेदन की। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मृत ऊतक को हटाना और स्वस्थ ऊतक को यथास्थान रहने देना को एक सर्जन द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आ दिया गया है शारीरिक परीक्षण, बा दिया गया मानसिक परीक्षण, और सा है सामान्य परीक्षण, दा दिया गया है विच्छेदन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दा होगा दोस्तों, विच्छेदन। मृत ऊतक को हटाना और स्वस्थ ऊतक को यथास्थान पर रहने देना, ये कहलाता है विच्छेदन कतर, यानी ऑप्शन नंबर दा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29वां जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है कि ऐसी स्थितियां जो रक्त वाहिकाओं का अपना स्तर खोने का कारण बनती हैं, सदमे का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन आ है अवरोधक, बा दिया गया वितरण, ऑप्शन सा है हृदय जनित, और ऑप्शन दा दिया गया है हाइपोवाल्मिक। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक ऐसी स्थिति, ठीक है, एक ऐसी स्थिति जो क्या करती है कि रक्त वाहिकाओं को अपना स्तर खोने का कारण बनती है, तो उसमें क्या होता है कि वितरण सदमे का कारण, जो वितरण होता है वो सदमे का कारण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर पूछा गया है कि जब रक्त वाहिकाओं में अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं होता है तो उस सदमे को कहते हैं। तो उस सदमे को क्या कहा जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसका उस सदमे को दोस्तों क्या कहा जाता है, उस सदमे को कहा जाता है वितरण। क्या कहा जाता है, वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सदमे के लक्षण में शामिल होता है। ऑप्शन आ है नाली का तेज होना या अनुपस्थित होना, ऑप्शन बा है चक्कर और फीकी आंखें, ऑप्शन सा दिया गया है प्यास और शुष्क मुंह, ऑप्शन दा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, उपयुक्त सभी। सदमे का जो लक्षण होता है ये उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, सदमे के कारण में शामिल है गंभीर एलर्जी, अत्यधिक रक्त क्षति, रक्त संक्रमण। तो ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सदमे के कारणों में शामिल होता है ये उपयुक्त सभी शामिल होता है। अगर आपके रक्त में क्षति होती है, अत्यधिक रक्त की क्षति हो जाती है तब भी दिक्कत होता था, सदमे में आ सकते हैं, गंभीर एलर्जी में भी आ सकते हैं, और रक्त संक्रमण में भी आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि कोई भी व्यक्ति कितने समय में या कितने समय बाद में कृत्रिम अंगों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा होगा, यानी कि 2 माह में कोई भी व्यक्ति कृत्रिम अंगों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि त्वचीय घाव होते हैं, जो त्वचीय घाव होते हैं वो छोटे होते हैं, न्यूनतम स्त्राव वाले होते हैं, रक्त स्त्राव के होते हैं, या विच्छेदन के साथ होते हैं, या उपयुक्त सभी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर द होगा, यानी कि जो त्वचीय घाव होते हैं वो उपयुक्त सभी होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कस चोट का लक्षण क्या होता है। कस चोट का जो लक्षण होता है वो क्या होता है। ऑप्शन आ है क्षत ग्रस्त ऊतक, बा दिया गया है घाव में दर्द व जलन महसूस करना, ऑप्शन सा है त्वचा के परतों का नुकसान, और ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो 35 नंबर क्वेश्चन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कस चोट का जो लक्षण होता है वो उपयुक्त सभी होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो है प्लीहा, माफ करिएगा दोस्तों क्या है वो क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीहा की चोट के दर्द कभी कभी कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऑप्शन ए है बाएं कंधे तक, ऑप्शन बा दिया गया दाएं कंधे तक, ऑप्शन सा है बाएं पैर तक, या ऑप्शन दा दिया गया दाएं पैर तक। ठीक है, तो प्लीहा के चोट के दर्द कभी कभी कहाँ तक पहुँच जाते हैं दोस्तों, तो ये बाएं कंधे तक पहुँच जाते हैं। ऑप्शन आ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सदमा दिल को नुकसान तथा शरीर में रुधिर के प्रवाह को कम कर सकता है। ऑप्शन आ है अवरोधक, ऑप्शन बा है वितरण, ऑप्शन सा है हृदय जनित, और ऑप्शन दा दिया गया है हाइपोवाल्मिक। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हृदय जनित। हृदय जनित जो होगा वो सदमा दिल को नुकसान तथा शरीर में रुधिर का प्रवाह कम कर सकता है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कि छाती की चोट में जटिलता कब आती है। ऑप्शन आ है फेफड़ों के आसपास रक्त जमा हो जाता है तब, या फेफड़ों के आसपास की जगह हवा में भरने पर, ऑप्शन सा दिया गया है दोस्तों कि त्वचा के नीचे फंसी हवा का छाती के दीवार में सूजन लाना, या दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अगर मिनट तक, यहाँ पर अगर दिया गया है कि अगर 5 मिनट तक एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो तो दबाव दिया जाता है। ऑप्शन आ दिया गया है 5, 10, 15 या 20। अगर यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही हो, अगर 5 मिनट होती है तो हमें किसका दबाव होना चाहिए, 10 मिनट होती है तो किसका दबाव देना चाहिए, 15 मिनट या 20 मिनट। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो द ऑप्शन हो जाएगा। अगर 20 मिनट तक एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दबाव देना चाहिए। अगर 20 मिनट तक एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, इसको दबाव देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए पूछा गया है कि दुर्घटनावश रगड़ लगने से लगी चोट को क्या कहते हैं। फटना या हटना, छिलना या छटना या छिलना। तो दुर्घटनावश अगर रगड़ द्वारा चोट लगती है तो उसे छिलना कहते हैं। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। 41वां प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि चेहरे पर चोट से कट लगने पर कौन सी ब्लीडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बटरफ्लाई, बा है स्पैरो, ऑप्शन सा है ब्रक्स, या ऑप्शन नंबर दा दिया गया है इंसेक्ट। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, बटरफ्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि चेस्ट या एब्डामिन में घाव लगने के बाद शरीर के कौन सा लक्षण दिखाई देता है। ऑप्शन आ है चक्कर लाना, ऑप्शन बा दिया गया कमजोरी महसूस करना, सा है कि शरीर की कमी व हार्ट रेट बढ़ना, ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगर चेस्ट या एब्डामिन के घाव लगने के बाद जो शरीर में लक्षण दिखाई देता है वो चक्कर आना भी दिखाई देता है, कमजोरी महसूस होगी आपको, और सांस में कमी भी आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक जो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर आ दिया गया है कि न्यूरोजेनिक शॉक एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया की जटिलता है, या शॉक जो है, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक एलर्जी प्रतिक्रिया की जटिलता है।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। एनाफिलेक्टिक शॉक जो हो जाएगा वो एक प्रकार का गंभीर एलर्जी प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यूरोजेनिक शॉक के नुकसान के कारण क्या होते हैं? श्वसन तंत्र के नुकसान के कारण होते हैं, या पाचन तंत्र, या केंद्रीय तंत्र, या प्रजनन तंत्र? तो जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। न्यूरोजेनिक शॉक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नुकसान के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि जब रक्त को जिस स्थान पर जाना होता है और वह उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता तो इस सदमे को क्या कहते हैं? अवरोधक सदमा, या वितरण सदमा, या हृदय जनित सदमा, या ऑप्शन दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग आंसर करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगर रक्त को जिस स्थान पर जाना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो उसे अवरोधक सदमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के प्रवाह को प्रभावित करने के आधार पर झटके यानी शॉक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो झटके होते हैं दोस्तों, ये कुल मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं? ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार के झटके होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नशीली दवाओं की विषाक्तता और मस्तिष्क की चोट किस सदमे के कारण बन सकती है? ऑप्शन आ दिया गया अवरोधक सदमा, ऑप्शन बा है हृदय जनित सदमा, सा है वितरण सदमा, और ऑप्शन नंबर दा दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नशीली दवाओं की विषाक्तता और जो मस्तिष्क की चोट होती है दोस्तों, चोट किस प्रकार के सदमे के कारण बन सकती है? तो ये बनती है वितरण सदमा का कारण। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 48 क्वेश्चन है कि अक्सर खेलते समय चोट लगवा बैठते हैं कौन? तो खेलते कौन है? बच्चे ही तो खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुल मिलाकर के हमने 5वें चैप्टर के भी आपके MCQ प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। 5वां चैप्टर था आपका हृदय रक्त परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा यानी घाव या चोट से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। अब आपका जो 6वां चैप्टर है दोस्तों वह है हड्डियाँ, मांसपेशियाँ तथा जोड़ों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। 5वां आपका जो 6वां चैप्टर है उसका नाम है हड्डियाँ, मांसपेशियाँ तथा जोड़ों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। इसमें आपको किस प्रकार का अध्ययन करना है? इसमें आपको पढ़ना होगा अस्थि के बारे में, मानव अस्थियों के बारे में, उनके अस्थि संस्थान जो हैं उनके बारे में, अस्थियों के प्रकार यानी हड्डियों के कितने प्रकार होते हैं, मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे, छोटी अस्थियाँ क्या होती हैं, लंबी अस्थियाँ क्या होती हैं, अस्थियाँ के कार्य क्या हैं यानी कि फंक्शन ऑफ बोन्स और स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कठोर अस्थि क्या होती है, अस्थियों की संख्या कितनी होती है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अस्थियों की संख्या पर, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। तो मानव शरीर में अस्थियों की संख्या जो होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कि अगर बात करें मानव खोपड़ी की, मानव के खोपड़ी में कितने प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं? सबसे पहले हम बात कर लें किसकी? खोपड़ी की। ठीक है, मानव के खोपड़ी में किस प्रकार की अस्थियाँ, कितने प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो मानव के खोपड़ी में 2 प्रकार से अस्थियाँ पाई जाती हैं 2 जगह पे। पहली जो है वो है कपाल। क्या है दोस्तों? कपाल में पाई जाती है। तो कपाल में जो अस्थियाँ पाई जाती हैं कुल मिलाकर के कितनी पाई जाती हैं? 22 अस्थियाँ पाई जाती हैं। कुल मिलाकर के कितनी पाई जाती हैं? 22 अस्थियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 8 जो अस्थियाँ होती हैं, 8 जो हड्डियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो कपाल में पाई जाती हैं। और 14 जो अस्थियाँ होती हैं वो चेहरे पे पाई जाती हैं। चेहरे में कितनी? 14। कुल मिलाकर के कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं खोपड़ी में? यहाँ पर दिया गया है 22। अब दूसरा है वक्र। ठीक है, अब वृक्ष में कितनी पाई जाती है? तो वृक्ष में जो पाई जाती है दोस्तों उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अगर कान की बात करें तो मानव के कान में कुल मिलाकर के कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करें निचले जबड़े की। निचले जबड़े में
तो निचले जबड़े में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 1 हड्डियाँ होती हैं। और रीढ़ में कुल मिलाकर के कितनी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की संख्या होती है रीढ़ की हड्डियों में। तो इनमें रीढ़ की हड्डियों में दिया गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भाग। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भाग में कुल मिलाकर के 24 अस्थियाँ होती हैं। और चौथे और पाँचवें में कुल मिलाकर के कितनी अस्थियाँ होती हैं, 2 अस्थियाँ होती हैं। कुल मिलाकर के मानव के रीढ़ में जो होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 26 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अगर टांग की बात करें तो टांग में कितनी पाई जाती हैं, टांगों में कुल मिलाकर के जो है लगभग 62 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अगर हाथ की बात करें तो हाथ में, मानव के हाथ में 64 अस्थियाँ पाई जाती हैं। कितनी अस्थियाँ, 64 अस्थियाँ। तो कुल मिलाकर के अगर हम ऐड करें तो खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, खोपड़ी में 22 अस्थियाँ। उसके बाद में हम बात करेंगे वृक्क में, तो आपके वृक्क में जो पाई जाती है दोस्तों वो 32 हड्डियाँ वृक्क में पाई जाती है। कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 6 हड्डियाँ। और निचले जबड़े में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। साथ ही साथ अगर रीढ़ की बात करें तो रीढ़ में कुल मिलाकर के 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और मानव के टांग में जो पाई जाती हैं हड्डियाँ वो कितनी पाई जाती हैं, वो 62 पाई जाती हैं। और हाथों की संख्या, के हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 64 होती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ऐड किया जाए तो 206 हड्डियाँ मानव शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आप लोग इतने जानकारी से सहमत हुए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं आपके 6वें चैप्टर से। दोस्तों 6वें चैप्टर से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक मोटिवेशन क्वाइट देना चाहता हूँ कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज एक खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी खुद लिखनी है। दोस्तों आप सभी लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना एक लक्ष्य, अपना एक गोल निर्धारित कर लीजिएगा और उस गोल की तरफ ही चलिएगा। ठीक है, और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आप जो कर रहे हैं उस वर्क को, उस काम को कभी भी गलत मत कहना कि ये काम अच्छा नहीं है। जो बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है तो ये कहते हैं ये बेकार है, इसमें भर्ती नहीं मिलेगी, इसमें सफलता नहीं मिलती। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को बार बार आप रिपीट करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जैसे कि अगर आप के पास 5 वर्क दिए गए, मैंने आपको 5 चीज़ें दी, 5 मैंने कहा 5 फील्ड में आपको वर्क करना है। ठीक है, अब आप अपना दिमाग इन 5 फील्ड में लगाते हैं लेकिन आपको असफलता हाथ होती है। जब आपका गोल एक होगा, जब आपका सपना एक होगा और अगर आप निरंतर अपने सपने की तरफ बढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि आपसे लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस जो आपकी रफ्तार है स्टडी की उसको थोड़ा सा तेज कर दीजिए। और आज कुछ मत बोलिए, जो भी आपको पड़ोसी या कोई भी मित्र है वो आपसे कहता है कि अरे आप तो मिलने नहीं आते, घूमने नहीं आते, वो यहाँ पर जाता है एंजॉय करता, बिल्कुल नहीं। आपको आज क्या करना है, अपने एग्ज़ाम टाइम में खामोशी से पढ़ना है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप अपनी सफलता की कहानी दूसरों से सुनोगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए इसी प्रकार के मोटिवेशन मैं कोट देता रहूँगा आप लोग को ताकि आप लोग को भी एनर्जी मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। पूछा गया है कि मनुष्य के अस्थियों की संख्या होती है। ऑप्शन आ दिया गया 205, ऑप्शन बा दिया गया 206, ऑप्शन सा दिया गया 207 और ऑप्शन दा दिया गया है 208। अभी मैंने अस्थियों के बारे में आप लोग को बताया था। तो जो मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका जो सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंकाल तंत्र निर्माण करता है। जो कंकाल तंत्र होता है वो निर्माण करता है शरीर के स्वरूप का, बा है आकृति का, सा ऑप्शन दिया गया शरीर के ढांचे का और ऑप्शन नंबर दा दिया गया सभी का। चलिए आंसर करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। यानी कंकाल तंत्र होता है जो वो शरीर के स्वरूप का भी निर्माण करता है, आकृति का निर्माण भी करता है, शरीर के ढांचे का भी निर्माण करता है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
पूछा गया है कि बाल और नाखून किस तंत्र का रूप है। ऑप्शन आ है कंकाल तंत्र, ऑप्शन बा दिया गया है अस्थि तंत्र, ऑप्शन सा है उपस्थिति तंत्र, ऑप्शन नंबर दा दिया गया मांसपेशीय तंत्र। तो जो बाल और नाखून हैं वो किस तंत्र का रूप हैं? तो बाल और नाखून जो आते हैं वो कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है कि मानव शरीर में एक से अधिक अस्थियों के जोड़ को संधि कहते हैं, या दो से अधिक अस्थियों को संधि कहते हैं, या चार से अधिक अस्थियां अगर आपस में जुड़ती हैं तो उन्हें संधि कहते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। जब मानव शरीर में दो हड्डियों का जोड़ जो होता है हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आप सभी को पता है जब दो लोग आपस में जुड़ेंगे तो उसे एक संधि के रूप में ही जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि यहाँ पर डॉट दिया गया है कि क्या ओसीन से नमक प्रोटीन के अस्थि के मैट्रिक का निर्माण होता है? नमक प्रोटीन के अग्नि के मैट्रिक का निर्माण होता है किसके द्वारा? ओसिन से या माइसिन से या क्रोसिन से या उपयुक्त सभी से। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ओसिन से माइसिन और क्रोसिन इन तीनों से मिलकर के नमक प्रोटीन में अस्थि के मैट्रिक का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया अस्थि तथा उपास्थि शरीर के अंगों की सुरक्षा देने का कार्य करती है, आश्रय देने का कार्य करती है, या गति नियमन में सहायक होती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। अस्थि तथा उपास्थि जो होती है वो शरीर के अंगों को सुरक्षा देने का कार्य तो करती ही करती है, साथ ही साथ में शरीर के सुरक्षा देती है, शरीर को आश्रय देने का कार्य करती है और गति में नियमन में भी सहायक होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को तरफ बढ़ेंगे। 8वां जो प्रश्न है दोस्तों वो दिया गया है कान में मुग्धर अस्थि पाई जाती है, या निहाई, या रकाब, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि कान के रंध्र छेद किन अस्थियों में होते हैं? ऑप्शन आ दिया गया है शंखा अस्थियों में, या लटास्थि अस्थियों में, या अनुकपाल अस्थियों में, या दिया गया है शंखास्थ स्थिति में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कान के रंध्र छेद किन अस्थियों में होते हैं? तो ये शंखा स्थितियों में कान के क्षेत्र के शंखा अस्थियों में पाई जाती है। कान के जो रंध्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो शंखा स्थितियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया आपसे जहाँ शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पाई जाती है। ऑप्शन आ है चपटी अस्थियाँ पाई जाती हैं, घनाकार अस्थियाँ पाई जाती हैं, या वृक्काकार अस्थियाँ, या विषम अस्थियाँ। तो जहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ पर क्या पाई जाती हैं दोस्तों? तो वहाँ पर पाई जाती हैं, वहाँ पर घनाकार अस्थियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अस्थि मज्जा में लाल और श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 नंबर प्रश्न। ऑप्शन ए दिया गया है 10, ऑप्शन सा दिया गया है 20, और ऑप्शन नंबर सा है 22, ऑप्शन दा दिया गया है 24। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों वो 22 होती है। ठीक है, इसीलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि जत्रु कस्थ या हंसली किस उड़ते पक्षी के आकार की तरह होती है? तोता, चमगादड़, मैना, या बया। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बा नंबर, चमगादड़। जो जत्रु कष्ठी होती है या जिसे हंसली के नाम से जानते हैं
उसका जो आकार होता है वो चमगादड़ की तरह होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पार्श्व स्थितियों का अन्य नाम क्या है? पार्श्व स्थितियों का जो अस्थियां हैं उनका पार्श्व अस्थियों का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन आ दिया गया मध्यिका अस्थि, या बा दिया गया है लटात अस्थि, सा दिया गया है अनु कपाल अस्थि, ऑप्शन दा दिया गया शंखास्थ अस्थि। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। मध्यिका अस्थि जो होती है वो पार्श्व स्थितियों का अन्य नाम होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संधि का प्रकार है? ऑप्शन ए है पूर्ण संध्या, बा दिया गया अपूर्ण संधिया, ऑप्शन सा है अचल संधिया, ऑप्शन नंबर दा दिया गया दोस्तों उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि अपूर्ण संधियों में किसका अभाव रहता है? ऑप्शन आ है स्नायु का, ऑप्शन बा दिया गया स्त्राव गुहा का, ऑप्शन सा दिया गया है दोस्तों स्त्राव संपट का, ऑप्शन दा दिया गया है उपयुक्त सभी का। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब है जो वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि अपूर्ण संधियों में जो है स्नायु का अभाव रहता है, स्त्राव गुहा का भी अभाव रहता है यानी कमी रहता है, और स्त्राव संपुट का भी कमी रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो पेशियाँ दोस्तों कुल मिलाकर के 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं पेशियाँ? 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए ऑप्शन सा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न दिया गया है कि जब ऊपरी त्वचा ज्यों की त्यों रहे, ऊपरी की त्वचा ज्यों की त्यों रहे पर हड्डी टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है असाधारण फ्रैक्चर, बा दिया गया है बंद फ्रैक्चर, सा दिया गया है कंपाउंड फ्रैक्चर, और दा दिया गया है संपीड़न फ्रैक्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अगर ऊपर की त्वचा ज्यों की त्यों रहे और हड्डी टूट जाए तो उसे बंद फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। जैसे कि जब आपका हाथ टूटता है तो ऊपर की त्वचा तो आपकी सुरक्षित रहती है, लेकिन अंदर से हड्डी टूट जाती है तो उसे बंद फ्रैक्चर के नाम से हम जानते हैं। कौन से फ्रैक्चर? बंद फ्रैक्चर के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है पेशीय ऊतक समस्त शरीर का कितना भाग बनाते हैं? तो ऑप्शन आ है 20 से 30%, बा दिया गया है 30 से 40%, और ऑप्शन सा है 40 से 50, ऑप्शन दा दिया गया है 50 से 60%। तो जो पेशीय ऊतक होते हैं वो समस्त शरीर का कितना भाग बनाते हैं दोस्तों? वो लगभग 40 से 50% शरीर का पेशीय ऊतक समस्त शरीर का जो भाग बनाते हैं वो लगभग 40 से 50 के बीच में बनाते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शरीर के कौन से अंग मांसपेशियां से बनते हैं? ऑप्शन ए है हृदय फेफड़े, ऑप्शन बा दिया गया है अमाशय, ऑप्शन सा है आंतें या जिगर, ऑप्शन सा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो शरीर के इनमें से पूछा गया है कि कौन सा अंग जो है वो मांसपेशियों के द्वारा बनता है। तो मांसपेशियों के द्वारा जो बनता है वो ये उपयुक्त सभी बनता है, यानी हृदय भी मांसपेशियों के द्वारा ही बनता है, आंतें और जिगर भी मांसपेशियों के द्वारा ही बनता है, अमाशय आपका मांसपेशियों के द्वारा ही बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हड्डी में फ्रैक्चर होने पर काफ़ी दर्द होता है, बा दिया गया सूजन होता है, या सा दिया गया है अंग मुड़ा हुआ या विकृत दिखता है, दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो अगर आपकी हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो काफ़ी दर्द होता है, सूजन भी आ जाती है, अंग जो है मुड़ भी जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान देंगे। पूछा गया है कि फ्रैक्चर में होने वाले सूजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन आ दिया गया है मूव, बा दिया गया है एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, सा दिया गया बर्फ लगाना चाहिए, या दा दिया गया शहद लगाना चाहिए। तो अगर आपके शरीर में फ्रैक्चर हो जाता है, होने से जो सूजन को कम किया जाता है, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको सूजन को कम करना हो तो आप इनमें से क्या लगाएंगे?
तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। बर्फ़ लगाने से या एंटीसेप्टिक लोशन लगाने से फ्रैक्चर में जो सूजन हो जाती है दोस्तों, तो उस पर क्या कहा जाता है, बर्फ़ से क्या किया जाता है कि बर्फ़ का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, जिससे जो सूजन हो जाती है वो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि प्रभावित हड्डी का जोड़ के पास से जो ऊतक के क्षति पहुंचाने पर डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, सर्जरी कर देते हैं, या पट्टी बांधना, या कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रभावित हड्डी का जोड़ के पास के ऊतक जो होते हैं अगर उनको क्षति पहुंच जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं दोस्तों, डॉक्टर सर्जरी करके उन ऊतकों को सही करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हड्डी टूटकर जुड़ने के बाद क्या जटिलताएं आती हैं। हड्डी अगर टूटकर जुड़ जाती है तो बाद में क्या जटिलताएं आती हैं। ऑप्शन ए है गलत जगह पर जुड़ जाती हैं, हड्डी का विकास वहीं पर रुक जाता है, या उपयुक्त दोनों सही है, या उपयुक्त दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अगर हड्डी टूटकर आपस में अपने आप जुड़ जाती है तो गलत जगह पर भी जुड़ सकती है, साथ ही साथ हड्डी का विकास भी रुक जाता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देंगे, पूछा गया है कि फ्रैक्चर हुई हड्डी का कितने सप्ताह के लिए अधिक स्थिरीकरण दिया जाता है। फ्रैक्चर की हुई हड्डी का कितने सप्ताह के लिए स्थिरीकरण दिया जाता है, क्या 2 से 8 सप्ताह, या 3 से 5, या 2 से 6, या दा दिया गया है 4 से 9 सप्ताह। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है दोस्तों, उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। फ्रैक्चर, जब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, तो कम से कम 2 से 8 सप्ताह के लिए स्थिरीकरण दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उदर भाग की प्रमुख पेशियां होती हैं। तो उदर भाग की जो प्रमुख पेशियां होती हैं वो होती हैं कशेरुकदंड, ऑप्शन बा है श्रोणि प्रदेश के तल, सा दिया गया है नितंबो तथा मूलाधार की पेशियां, मूलाधार की पेशियां, और ऑप्शन नंबर दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, पूछा गया है कि हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम कहाँ से मिलता है। दूध, दही से, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, या उपयुक्त सभी। तो इनमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोग को कुल मिलाकर के आपके 4 चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 2 से लेकर के, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से लेकर के और चैप्टर नंबर 6 के प्रश्नों को, ये क्वेश्चन नंबर आपके चैप्टर 6 के प्रश्न हम हल कर रहे हैं, जिससे आपको लाभ क्या होगा कि आप हर चैप्टर के क्वेश्चन से अवगत हो सकेंगे और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हड्डी टूटने के कारण। तो हड्डी टूटने का कारण उपयुक्त में से सभी होगा। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तब भी कारण हो सकता है, चोट लग जाए अगर गिर जाएं आप, या दौड़ने या खेल विभाग में जाने से, अगर खेल खेलते हैं आप, खेल में भाग लेते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं, कबड्डी खेलते वक्त आपकी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उपास्थियों में अकार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है। तो अकार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो लगभग 22% होता है। अकार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत कितना होता है, 22% होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फ्रैक्चर की रोकथाम के उपाय क्या हैं। ऑप्शन आ है पोषण या धूप, बा दिया गया किसी की मदद लेकर, सा दिया गया किसी संस्था द्वारा, या दा दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रैक्चर की रोकथाम के लिए पोषण एवं धूप। ठीक है, आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धूप लेते रहेंगे तो आपकी हड्डियां जो होंगी वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। अगर आप पोषण अगर सही से लेते हैं तब भी आपकी जो हड्डियां होंगी वो मजबूत होंगी और आपको फ्रैक्चर से बचाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र था वो था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो आपने वहाँ पर पोषण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्यायाम से मजबूत हो जाता है
व्यायाम से क्या मजबूत होता है? व्यायाम करने से आपकी हड्डियां बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूजन आने पर हमें क्या करना चाहिए? पानी से काम किया जा सकता है। सूजन आने पर पानी से काम किया जा सकता है, सिरका या लोशन या बर्फ से। ठीक है, तो सूजन आ जाने पर क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी कि सूजन को कम करने के लिए हम बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि प्रभावित हड्डी या जोड़ के आसपास की मांसपेशियां या नरम नुकसान पहुंचाती हैं तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑप्शन ए है माइनर सर्जरी, ऑप्शन बा दिया गया कठिन सर्जरी, ऑप्शन सा है प्लास्टिक सर्जरी और दा दिया गया सामान्य सर्जरी। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये जो हड्डी आपकी प्रभावित हुई है, हड्डी या जोड़ के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं या नरम जो होती हैं उनको नुकसान पहुंच जाता है तो किसकी आवश्यकता इसमें से पड़ सकती है? तो इनमें हमें आवश्यकता होगी दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी की। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान देंगे। पूछा गया है कि शैशवावस्था या शिशु अवस्था में त्रिक कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? तो त्रिक कशेरुकाएँ जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है आपसे कि किसके द्वारा 7 जोड़ी पसलियाँ संचालित होती हैं? ऑप्शन आ दिया गया है कि ग्लैडियोलस, या बा दिया गया है मैनुबियम, सा दिया गया है जिफाइंट्स और दा दिया गया है राइब्स। ठीक है, तो इनमें से आपको सही जवाब देना है 35 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब कोई हड्डी 2 टुकड़ों में टूट जाती है तब क्या होता है? साधारण फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या संपीड़न फ्रैक्चर। तो जब 2 हड्डी टूटकर 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो साधारण फ्रैक्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में लगभग 500 भिन्न भिन्न माप की आकृतियां की पेशियां होती हैं, या 600 या 700। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। हमारे शरीर में लगभग 600 भिन्न भिन्न माप की आकृति की पेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि स्त्राव गुहा में भरे द्रव को क्या कहते हैं? ऑप्शन आ है पतला द्रव, बा दिया गया है गाढ़ा द्रव, सा है स्त्राव द्रव, या दिया गया है उपयुक्त सभी। तो 38 नंबर क्वेश्चन, इसका जो 38वां प्रश्न है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सा हो जाएगा, स्त्राव द्रव हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान देंगे। पूछा गया है कि सिंधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन। तो सिंधियाँ का जो प्रकार होता है दोस्तों वो 3 प्रकार की सिंधियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है, अस्थियों के जोड़ने से शरीर बनता है। अस्थियों के जोड़ने से शरीर का आकार बन जाता है, माप, आकृति या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 40, तो जब अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं तो शरीर का क्या होता है? ढांचा बन जाता है। ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि मांसपेशियों द्वारा ही शरीर में आती है सुंदरता, सुडौलता, ताकत या कमजोरी। तो मांसपेशियों द्वारा शरीर में क्या आती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बा आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों द्वारा शरीर में सुडौलता आती है। आगे बढ़ेंगे। 42वां प्रश्न है, अंगघात या लकवा उदाहरण है किसका? असत्य का, बा दिया गया अनैच्छिक का, अनैच्छिक संकुचन का, सा दिया गया है ऐच्छिक संकुचन, दा दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आघात या लकवा किसका उदाहरण है? तो आघात या लकवा जो है वो असत्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं। ऑप्शन आ है 33, बा दिया गया है 36, ऑप्शन सा है 39 और ऑप्शन नंबर दा दिया गया है 31। तो बाल्यावस्था में जो मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, उनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो 33 होती है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है असफकल का अन्य नाम क्या होता है। ऑप्शन आ दिया गया है असम मेखला, या बा दिया गया है अस्कंद अस्थि, या ऑप्शन सा है उपयुक्त दोनों, या दा दिया गया है उनमें से कोई नहीं। तो 44वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 45 प्रश्न नंबर दिया गया है कि अस्थियों के खोखले भाग में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। अस्थि का जो खोखला भाग होता है उसमें जो द्रव पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। क्या उन्हें गुहा कहा जाता है, या अस्थि मज्जा कहा जाता है, या रुधिर कहा जाता है, या इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो ऑप्शन नंबर बा कहा जाएगा, यानी अस्थि मज्जा। जो अस्थि का खोखला भाग होता है जो उनमें द्रव पाए जाते हैं उनको अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि किसी अस्थि के छिद्रों से होकर जो घ्राण तंत्रिकाएं मस्तिष्क को दी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है जत्रुकस्थ, या दिया गया लटास्थ, या सा है मध्यास्थ, या झरझरास्थ। तो इसे क्या कहा जाए, झरझरास्थ कहा जाता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिया हो जाएगा, झरझरास्थ से कहा जाता है। किसी अस्थि के छिद्रों से होकर जो घ्राण तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, झरझरास्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 10 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इनमें से दिया गया है कि कैल्शियम का विनिमय अधिक कठिन हो जाता है किसके दौरान। किसके दौरान कैल्शियम के विनिमय अधिक कठिन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आ दिया गया है कि रज्जो निवृत्ति के दौरान, या ऑप्शन बा है शारीरिक गतिविधि के दौरान, ऑप्शन सा है मानसिक गतिविधि के दौरान, या ऑप्शन नंबर दा दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रजो निवृत्ति के दौरान कैल्शियम का विनिमय अधिक कठिन हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि हड्डी टूटने की जटिलताएं हैं। गलत जगह में जुड़ना, या हड्डी का विकास रुक जाना, या हड्डी में अस्थिमज्जा में संक्रमण, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सही जवाब होगा दोस्तों वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हड्डी टूटने में जो जटिलताएं आती हैं, अगर हड्डी टूट जाती है और गलत जगह में जुड़ जाती है तब भी जटिलता होगी, दिक्कतें आएंगी। हड्डी के विकास भी रुक जाते हैं, हड्डी के जो अस्थिमज्जा होते हैं उनमें संक्रमण फैल जाता है, तब भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने लगभग हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होगी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग से समझे निवेदन है मेरा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं भाई बंधु वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएंगे दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास आप लोग को रेगुलर मिलती रहेगी और आप सबके लिए मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो सके। और जल्द ही आपको अब कुल मिलाकर के आपके इस चैप्टर में लगभग अभी 5 से 7 चैप्टर हैं। अगर संख्या चैप्टर की बात किया जाए तो उसमें इस बार चैप्टरों की संख्या ज़्यादा दी गई थी। कुल मिलाकर के इनमें आपके 15 चैप्टर दिए गए हैं, जिनमें से अभी हम लोगों ने केवल 6 चैप्टर के ही MCQ प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो अगली क्लास में लगभग हम 8 चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में ज़्यादा मदद मिलेगी कल की क्लास में। ठीक है, और लास्ट जो आपकी क्लास होगी वो आपके मॉडल पेपर पर होगी। मॉडल पेपर में लेकर के आऊँगा 100 क्वेश्चन का, यानी कि 100 प्रश्न रहेंगे और उन 100 प्रश्न में से मैं आप लोग को लगभग 80 प्रश्न का मैं आप लोग को इस तरह से सॉल्व कराऊंगा कि 80 प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम में फंसेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, अगला जो आपका टॉपिक है, आपका चैप्टर है, उसका क्या नाम है? 7वें चैप्टर का नाम है आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा
और बेहोशी, ठीक है, बेहोशी के बारे में। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन अगले टॉपिक पर, त्वचा से जलने से संबंधित जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, जिनमें त्वचा के मूलभूत इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं देखा है, सिलेबस की वीडियो मैंने बना रखी है, तो वहाँ पर आप सिलेबस जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।